हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम चर्चा जो करेंगे वो बाज़ारों के बारे में करेंगे और डिटेल में अब बाज़ार की बात होगी। जो बाकी एनालिसिस था, जो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। तो निफ्टी 50 देखिएगा 18,400 के अहम रेजिस्टेंस के पास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और 18,400 के आसपास जो बाज़ार आ रहा है, इसमें सारा श्रेय जाता है खाली बैंक निफ्टी स्टॉक्स को। ये 18,400 एक अहम रेजिस्टेंस है और ये जो लाइफ टाइम हाई से पहले का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 18,400 है। देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि पोजीशंस किस तरीके की हैं, निफ्टी 50 के बारे में हम चर्चा करें तो देखिएगा निफ्टी 50 को यहाँ तक 18,300 तक पहुँचाने में दो सेक्टर का रोल है। ठीक है जी, 80% रोल है बैंक निफ्टी स्टॉक्स का, यानी कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स निफ्टी के अंदर भी शुमार है, यानी कि जो टॉप के जो 7 शेयर्स हैं जो निफ्टी में भी शुमार है, वो यहाँ पर निफ्टी को लीड करा रहे हैं। और इंक्लूडिंग एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक के साथ उसकी स्वैप रेशियो है। तो 80% रोल तो इन्हीं का है। बाकी 15% जो रोल है वो है एफएमसीजी का और बाकी 5% अदर्स का। तो कुल मिला के दो सेक्टोरल इंडेक्स ने यहां पर बाजार को लाके खड़ा कर दिया। अब इस 18,400 के आसपास जब बाजार आएगा तो क्या सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि अभी पहले कंसोलिडेट करेगा। बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बढ़नी निश्चित है। अब वोलेटिलिटी आएगी कल से, क्योंकि जिस तरीके से हमने कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट देखे, पहला रीजन डॉलर इंडेक्स दोबारा से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तीसरी रीजन बिटकॉइन ऊपर से टूट गया है। चौथी बात, यूएस के बाजारों में ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। पांचवी बात, रिसेशंस का जो असर है वो अब यूरोप और मैं सीधी सी बात बोलूँ यूएस के बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। तो अब मुझे लगता है कि बाजार जो है एक फाइनल करेक्शन के लिए, मतलब एक बड़ी फाइनल करेक्शन के लिए शायद कभी भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन बात यह कि देखिएगा, जब भी करेक्शन आती है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जब भी करेक्शन आती है बाजारों के अंदर, आजकल जो हमने देखा है पिछले 3 साल से स्पेशली, बाजार एक बार मंदी वाले का गला काटता है, एक बार तेजी वाले का गला काटता है और वहीं से टर्न लेता है। देखिएगा, मंदी वाले प्लेयर्स बिल्कुल फंसे हुए हैं, मंदी वाले प्लेयर्स बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो ये जो मंदी हो रखी है उसी को एफआईआईज ने जो है कैप्चर कर रखा है और वो ये कह रहा है कि मंदी के सौदे कट जाएंगे तो मेरा माल ऊपर के रेट पे अच्छे भाव पे बिकेगा और फिर बाजार एक ही झटके में धड़ाम होगा। अब वो इस हफ्ते में हो सकता है कि कंसोलिडेट करें। लास्ट वीक में तो मुझे लग ही रहा है, इस हफ्ते में भी हो सकता है, बट मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो नेक्स्ट वीक के लग रहे हैं, जब एक्सपायरी के आसपास आएंगे। क्योंकि जो इंडिया के भी दिग्गज एचएनआई हैं जिनकी पोजीशंस फंसी हुई है, जिनकी मतलब पोजीशन देखिएगा, एचएनआई दोनों साइड होंगे, बट जिनकी पोजीशन फंसी हुई काफ़ी बड़े अमाउंट है। उसके अलावा डीआईएस भी प्ले करेगा। और इसके बाद एफआईआईज को भी क्या है कि भाई उसका जब भाव अच्छा आ रहा है, उसका सही माल बिक रहा है, तो उसको भी तो हल्का करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि बाजार एक बार फ्लैट खुले या थोड़ा सा पॉजिटिव खुले तो बाजार में एक अच्छी सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, वीकली बेसिस पे कह रहा हूँ। और ये जो करेक्शन आएगी, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, सभी लोगों को, ये 10 दिन चले, 15 दिन चले, महीना चले, 1.5 महीने चले, जो ऊपर से फॉल हो गया है। अब ये भी जो फॉल आएगा, इसमें आप अगर 2-3 साल का नजरिया रख रहे हैं तो पैसे को तैयार रखना और अब की बार अपने 90% पैसे डाल लेना। इसके बाद जो रैली आएगी बाजार में, ठीक है, हो सकता है कि वो 2024 के इलेक्शन के बाद आए, ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद, या इलेक्शन से जस्ट पहले शुरू हो जाए, जैसे जैसे पत्ते खुलने शुरू हो। बट अभी मुझे लग रहा है 3-4 महीने में आपको अच्छे शेयर्स खरीदने के मौके मिलेंगे और उसके बाद हमने हो जाना है सुपर बुलिश। रीज़न ये है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं अभी वो कुछ अच्छे नहीं आए हैं। अब जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं एफएमसीजी के और बैंकों के बहुत बढ़िया। देखो, पैसा कमाया ना, अगर आप मेरे से पूछो पैसा किसने कमाया, तो पैसा कमाया खाली एफएमसीजी कंपनियों ने। बैंकों का पैसा तो भी बुक में पड़ा हुआ है कि किताबों में है, उनका नगद नहीं है अभी।
बैंकों ने पैसा अभी खाली लोन बांट के मार्जिन आपको दिख रहे हैं, वो अक्रूवल बेसिस पे है मोस्टली। तो असली पैसा कमाया एफएमसीजी ने, महंगाई बढ़ी, एफएमसीजी कंपनीज के भाई साहब प्रॉफिट अच्छे जंप करे। आप चाहे ब्रिटानिया देखे, एचयूएल देखे, आईटीसी देखे, इवन डाबर या मेरिको जैसी कंपनीज ने भी अच्छा किया। गेम कहां से था भाई? महंगाई बढ़ी तो भाई एक बात है, हर चीजों के प्राइस 10% तो बढ़ने ही थे और कंपनियों ने बढ़ाए 15%, 20%। भाई कहीं पे ये कह रहे हैं कि पाम ऑयल नहीं मिल रहा, कहीं तेल नहीं मिल रहा, और जो पीछे प्राइस बढ़े थे कमोडिटी के तब प्राइस राइज हो गए, और जब कमोडिटी के प्राइस सॉफ्ट हुए तो इन्होंने वो पास ऑन किए ही नहीं कंज्यूमर पे। तो अल्टीमेटली मोटी मलाई इस बार जो कैश में कमाई है वो कमाई है एफएमसीजी कंपनी ने। तो एफएमसीजी कंपनी का तो ऊपर आना बनता ही था। जो बात करते हैं बैंकों की, तो बैंकों के देखिए रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि लोन ग्रोथ क्या गजब की इन्होंने भाई साहब। मिडिल क्लास को जो लोन बांटे गए ना, उसमें किन लोगों को लोन है? पर्सनल लोन है, ठीक है। जो ग्रोथ है गाड़ियों के लोन में ग्रोथ नहीं है, मैं बता दूं आपको, पर्सनल लोन में ग्रोथ है, जो मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन है। दूसरे हैं होम लोन। होम लोन में भी देखिएगा, क्योंकि चीज़ें चल रही थी, लोगों ने कहा जो भी पैसा पड़ा है भाई घर अपना ले लो, तो घर में भी ठीक ग्रोथ थी। वो लॉन्ग टर्म लोन है, उनमें मार्जिन्स नहीं है। और कंजम्पशन रिलेटेड लोन्स काफ़ी कम है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डिमांड जो है वो नहीं है, अभी भी नहीं है। और पीछे भी आप कंपनीज की भी हालत देख लो। और अभी तो जो एसी वगैरह बिकने थे दिल्ली और नॉर्थ एरिया में, उसमें भी सर्दी अब जो है लास्ट तक एक्सटेंड रही, क्योंकि नॉर्थन रीजन में, चाहे वो हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड में बर्फबारी रही लास्ट में, तो जिसकी वजह से अप्रैल का महीना काफ़ी मतलब ठंडा गया औसतन, जितना गर्मी अप्रैल में नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। और मई का भी आधा, जो 10-12 मई तक अगर हम बात करें, तो 10 मई तक वहाँ पर भी वेदर जो था नॉर्मल टेम्परेचर से 3-4 जो है डिग्री सेल्सियस कम था। तो जिसकी वजह से इस एरिया में जो वाइट गुड्स की डिमांड रहती है वो थोड़ी सी कम थी इस बार भी, मतलब पिछले क्वार्टर में तो थी ही कम। अब यहाँ पे जो लोन बांटा गया ना, ये लोन है उन लोगों का जिनको रियल में प्रॉब्लम है, यानी कि जिनकी पास मतलब फंसे हुए हैं। अब मुझे इन पे डाउट है कि रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा लोन बटा है एसएमई सेक्टर के अंदर, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, क्योंकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज तबाह हो गए, वो दोबारा से रिहेबिलिट कर रहे हैं अपने आप को, और उसके लिए जो लोन बांटे गए हैं उसमें मुझे ये लगता है कि 50-60% जो है वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन उसमें भी 30 से 40% जो बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उसका मेन रीज़न है क्योंकि वो कोविड की मार के बाद दोबारा से ठीक तो होने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बिजनेस इतने बड़े हो गए हैं कि छोटों को पनपने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो एनपीएज हैं ये आपको 1.5 या 2 साल बाद नजर आएंगे। और उसके अलावा मुझे बैंकों में भी ऐसा लग रहा है कि जो इंटरेस्ट की साइकिल है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो एक गैप था, क्योंकि इनके पास जो पुराने डिपॉजिट्स थे वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चले गए, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा सब बैंकों का, वो अभी खाली बुक्स में है। तो अब अगले 1 या 1.5 साल के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पैसा बांटा है इसकी रिकवरी कैसे होती है। तो क्योंकि पर्सनल लोन में रिकवरी जिन लोगों को लोन दिया गया वो काफ़ी परेशानी वाला जो है सबब था। तो मुझे लगता है कि बैंक यहाँ पे फुली प्राइस्ड इन है और ओवर वोट जो है मुझे लग रहे हैं। और मैं हालांकि ये मानता हूँ कि 7-8% की ग्रोथ जो है रहेगी, लेकिन जिस तरीके की बैंकों में ग्रोथ पीछे देखने के लिए भी वो नहीं मिलेगी। और असेट्स क्वालिटी भी जितनी बढ़िया होनी थी वो सब हो चुकी है। तो मुझे लगता है एनआईएम अब बढ़ने वाला नहीं है। लोन ग्रोथ भी जिस रेट से बढ़ी थी वो बेस्ट हो चुकी है नियर टर्म के अंदर। तीसरी बात है असेट्स क्वालिटी बेस्ट हो चुकी है। तो जो सारी चीज़ें बेस्ट हो चुकी हैं उसमें लोगों को ये लगता है कि अब और बढ़िया होंगी, बट मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा कोशिश व्यू हमें रखना पड़ेगा। एफएमसीजी में भी जो प्राइस आपने राइज कर लिया वो आपने कर लिया, अब ये मार्जिन्स आप एफएमसीजी वाले मेंटेन कर लेंगे। तो एफएमसीजी की वैल्यूशंस इतनी महंगी है कि वहाँ पे हमें लगता नहीं यार उसमें कुछ खरीदने का कुछ है। तो जो बाकी जो कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आपने देखा, अब अगर हम बात करें आदित्य बिरला फैशंस की भी, अगर आप पिछले 5 साल से भी शेयर ले रहे हो तो वो 52 वीक लो लगा रहा है। वो लगातार हमेशा कंजम्पशन की बात होती है। TCNS जो है डब्ल्यू ब्रांड से जो प्रोडक्ट बेचता था उसमें भी उन्होंने एक्विजिशन लिया है। तो कुल मिलाकर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज इवन लिस्टेड स्पेस में भी 1.5-2,000-2,500 करोड़ की कंपनी है, कंजम्पशन वाली कंपनीज को भी चैलेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अभी जो एनपीए की जो समस्या वो आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर मेरी बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट पोजीशंस है और नीचे आएगा तो लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि मैं वैल्यूएशंस के हिसाब से
ज़्यादा ट्रेड करता हूँ बजाय कि टेक्निकल पैरामीटर्स के। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली भी अब बैंक निफ्टी शायद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर बड़े प्लेयर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें वीकली चार्ट की निफ्टी 50 का, सॉरी डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 18,400 के आसपास का जो अहम रेजिस्टेंस है उसके पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इस वीकली निफ्टी एनालिसिस के अंदर मैं यही कह सकता हूँ कि निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। मुझे 18,400 के ऊपर ब्रेकआउट की संभावना नहीं लग रही। अगर जाता भी है तो वो एक स्पाइक होगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ऊपरी लेवल पर जैसे ही बाजार जाएंगे एक सेलिंग प्रेशर ले सकते हैं। 18,400 एक अहम रेजिस्टेंस है, और ये जो 18,400 आएगा ये भी बैंक निफ्टी में जो पोजीशन है काफ़ी लोगों की बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, और वो शॉर्ट पोजीशंस वाले भी महीने के अंत में जब 4 दिन बचेंगे तो वो एक्टिवली प्ले करेंगे, अपना माल छोड़ेंगे उस समय पर। तो तब तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर उनको थोड़ा सा लंबा, क्योंकि एक लंबी रैली हुई है, तो हो सकता है कि वो इस हफ्ते के एंड से, फ्राइडे से या सैटरडे को, सॉरी थर्सडे से भी शुरू हो सकती है। बट कुल मिला के अभी बाजार कंसोलिडेट और सेल ऑन राइज रहेगा, और यहाँ पर तेजी करना बहुत ही रिस्की है। पोर्टफोलियो के लिए भी आपको शेयर्स खरीदने हैं तो स्मॉल मीडियम कैप, मिड कैप में आपको कुछ शेयर्स मिल जाएंगे बढ़िया। और जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, देखो मेरा जो मंदी की पोजीशंस है वो 2 जगह पे है बेसिकली। एक मेरी निफ्टी बैंक के अंदर पोजीशन है मंदी की, और दूसरी मेरी मंदी की पोजीशन है डीवीज लैब में। और डीवीज लैब में मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि मैं उसको पोजिशनल बेसिस पे रख रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं उसको बिलो 3000, क्योंकि मेरी एवरेज ऊपर 3000 की है, लेकिन मुझे लग रहा है 3000 में भी काफ़ी नीचे तक जो है जा सकता है। यानी कि 2600 रुपये तक अगर पोजिशनल बेसिस पर 2 या 3 महीने का व्यू रखें तो मुझे लगता है कि डीवीज रिजल्ट के बाद 3000 के लेवल भी तोड़ देगा, और शायद आपको 2500-2600 मिल सकता है। लेकिन एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे ट्रेड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी सेम ट्रेड लें। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले लें, क्योंकि मैं वैल्यूशन वाइज जो है उसको देख रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाइज। मैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे डीवीज लैब को शॉर्ट पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, मैं फंडामेंटल बेसिस के ऊपर मैंने डीवीज लैब में मंदी की पोजीशंस बनाई हुई है, और मेरी मंदी की पोजीशंस 3100 के ऊपर बनी हुई है। 3100 रुपये का जो है मेरा एवरेज है, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज हमारे को ऑप्शंस की वजह से थोड़ा सा ऊपर की आ गया, थोड़ा सा ट्रेड है। तो अगर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट को ना लें, तो अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट को अगर हम लें जो हमने प्रॉफिट किए, तो 3160 के आसपास की मेरी एवरेज बन रही है। बट मैं अभी उसको होल्ड करूँगा, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी भगवान की कृपा, और जब मैं बोलता हूँ देख लक तो थोड़ा सा काम करता ही है, लेकिन उन सब के बाद एक अच्छे पैसे बनने की उम्मीद मुझे अभी है उसके अंदर, और मैंने अपनी पोजीशन जो है स्केयर ऑफ नहीं की है। अगर हम ये निफ्टी 50, तो ये मैंने अपनी पोजीशन भी बता दी कि भाई मेरी 2 जगह पे मंदी की पोजीशंस है। और निफ्टी 50 के बाद अगर हम चार्ट में देखें तो ये 18,400 क्यों है हमें, देखिए 18,400 की ये लाइन, ये दिसंबर जनवरी के आसपास है। जब यहाँ पे गिरा था तो बाजार ने थोड़ा सा पोज लिया था, 3-4 दिन का पोज लिया था। ये देखिएगा बाजार जब अक्टूबर नवंबर में चला था, नवंबर की बात है ये, तो यहाँ पे बाजार ने पोज लिया था, नीचे गिर के यहीं से बेस बनाकर दोबारा चला था। तो ये उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हम बाकी लेवल्स हैं, तो अभी देखिएगा 18,400 है। नीचे की तरफ अगर हम आके देखें तो मुझे ये 17,800 का लेवल्स लगता है। तो इस वीक के अंदर 17,800, और देखिएगा क्योंकि हम बहुत नज़दीक है 18,400 के, तो आप कहोगे सर 18,600-700 तक का दो, बट मैं ये कह रहा हूँ 18,400 तक की है। 18,400 के ऊपर जाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, जा सकता है, बट मुझे टिकने की चांसेस कम लग रहे हैं। तो ये रेंज मुझे लगता है कि इस वीक की रह सकती है। इस वीक की रेंज है मेरी 18,400 से 17,800, थोड़ा सा ब्रॉडली लेके जाएंगे तो ऊपर की साइड थोड़ी शिफ्ट हो सकती है 18,500 तक, बट ये आपको डेली चार्ट में नज़र आ रहा है। अगर आप वीकली चार्ट में भी देखें, वीकली चार्ट मतलब जो हर वीक की क्लोजिंग है उसके हिसाब से, तो ये देखिएगा पैटर्न। अब ये पैटर्न अगर आप देखें वीकली चार्ट पे, तो ये वीकली चार्ट ये इंडिकेट करता है कि एम पैटर्न बनने से पहले, एम पैटर्न देखिएगा कभी कभी पूरा 18,700 तक जाता है, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर सेलिंग आई, और डॉक्टर रेड्डीज़ पे देखिएगा, मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज़ पे भी खबरें ख़राब है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज़ अगर यहाँ से जहाँ पर अभी है अगर 3 से 5% टूट जाता है
तो इट विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक अपने एंगल से सोच रहा हूँ, मैं निवेश के मौके वहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। अगर डीवीज लाइव यहाँ से 3 से 5%, जिन लोगों को ये मानना है कि डीवीज के रिजल्ट, सॉरी डॉक्टर रेड्डीज़ के, मैं डॉक्टर रेड्डीज़ की बोल रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डीज़ के रिजल्ट खराब थे, मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ के रिजल्ट ठीक थे, लेकिन बाजार ने उसको पनिश किया। अगर यहाँ से 3 से 5% डॉक्टर रेड्डीज़ और टूटता है तो वो शायद खरीदने के एक अच्छे मौके रहेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, कभी ये यहाँ से जाके यहाँ तक, यानी कि जो 18,500 600 है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली 700 का, वो इंट्राडे में जा सकता है जैसे ये वीक आपको नजर आ रही है। तो हालांकि इस हफ्ते में मुझे नहीं लग रहा, तो इस हफ्ते में हम देखेंगे तो मुझे लिए इस हफ्ते में 18,500, और यहाँ से चल के बाजार देखिएगा यहाँ तक 16,800 तक पहला, और बाजार में एक अच्छी करेक्शन आ सकती है, उस केस में बाजार 15,600 तक भी जा सकता है वीकली चार्ट पे। तो इसमें फ्रेम करने में हो सकता है कि अगले 2-3 महीने लग जाएं जब यूएस की रिसेशन चले, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी देखिएगा, बिल्कुल बॉटम तो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, बट इन लेवल्स के बाद यहाँ पर मैं बस ये कहूँगा, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं भूल कर भी, मतलब लंबे समय के जो निवेशक हैं या जो लंबे समय में कैलेंडर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि इन लेवल्स के बाद बाजार कंसोलिडेट करके ये जो हाई है 18,700, इनको भी तोड़ने के लिए जाएगा बाद में, और फिर बाजार इन लेवल्स के बाद, यानी कि जो सेकेंड हाफ है इस साल का या इलेक्शन के आसपास का समय होगा, तो वहाँ तक बाजार फिर गवर्नमेंट को देखते हुए ये जो लेवल्स हैं वो ब्रीच कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी हमें लग रहा है जो एसएमई सेक्टर है वो जूझ रहा है, या मिडिल क्लास है उसकी तरफ से कंजम्पशन जो है बढ़ के नहीं आ रही है, तो जो ग्रोथ है, और इवन जो फार्मर्स है, जो रूरल इकोनॉमी है, वहाँ से भी हमें कुछ खास नहीं देखने के लिए मिल रहा। बैंकिंग में भी जो ग्रोथ है वो खाली लोन लेने की है, कर्जा लेने की है, और जो सुपर रिच लोग हैं उनका डिपॉजिट भी है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ पर आके एक बार बॉटम बनाएगा, बेस बनाएगा, हो सकता है महीने 2 महीने यहाँ पर ये बेस बनाने के बाद हो सकता है कि इसमें अगला क्वार्टर भी लग जाए, लेकिन उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कोई भी बड़ा बुल ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो सकता है उस समय पर, और उस समय पर हमें लग रहा है कि वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। और इसका एक गिरने का कारण मैं ये भी मानता हूँ कि देखिएगा जो बाजार है ना, बाजार है उसमें एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि जब ओवर ओनरशिप होती है तो ग्रोथ की चांसेस कम होते हैं। बैंकों में इस समय ओवर ओनरशिप है, और ओवर ओनरशिप की वजह से मतलब आप देखेंगे हर आदमी बैंकों में बैठा हुआ है, लेकिन बैंकों में किस लिए बैठा हुआ है कि भाई लोन ग्रोथ है, या जो जिस तरीके से पोर्ट्रे की गई है पिक्चर वो। और रियल आपको ये पता चलेगा जब असेट्स क्वालिटी पे जब कोई चैलेंज आपको नज़र आएंगे 1 या 2 क्वार्टर के बाद, वो पता चलेगी कि ये जो लोन्स आपने बांटे इसकी रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है। तो बाजार तब तक एक बार कंसोलिडेट कर लेगा, सब चीज़ सुनिश्चित कर लेगा। और देखिएगा वेल्थ एक ही सेक्टर में नहीं रहती, और जो लोग बोल रहे हैं आईटी बहुत ख़राब है, मुझे ये पर्सनली लग रहा है कि जो अगली करेक्शन के बाद जो बाजार चलेंगे आईटी में, मुझे अगले 8 से 10 साल में बहुत जो है आउटलुक लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आईटी इस करेक्शन के बाद कम से कम आपके पोर्टफोलियो का 25 से 30% होना चाहिए जो बाजार की करेक्शन है। आईटी में मुझे ज़्यादा डाउनसाइड लग भी नहीं रही है, और जो आईटी के अंदर ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर के अगर यूएस के भी जो नेस्डेक जैसे जो ईटीएफ्स हैं या बाकी जो ईटीएफ्स हैं वहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है, वहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लग रही है। उसके बाद हालांकि मैं ये कहूँगा वहाँ पर भी अभी यूएस के बाज़ारों में भी एक बार ये जो रिसेशन वाला रिस्क है इसको सेटल होने दीजिए, तब वहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं अदर देन इंडिया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और बजाज फाइनेंस सब देखिएगा फाइनेंस चला रहा है पूरे बाजार को। और आईटी में और एलएनटी में, हिंडाल्को में, अदानी एंटरप्राइज में गिरावट थी। और लार्सन ने भी कहा कि भाई देखिएगा हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट पुराने रेट को रखे हैं, तो वो ज़्यादातर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वहाँ पे एस्केलेशन नहीं है, तो मार्जिन्स हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक रीज़न था जो गाइडेंस थी। और देखिएगा कल बैंक निफ्टी चल गया, लेकिन लास्ट होते होते क्या हुआ भाई साहब, डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़ गए। यानी कि बाज़ारों के अंदर निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी के दम पर, बट बाज़ार में कुछ बड़ा प्लेयर अपने अपने शेयर्स में सौदे काटने लग रहे हैं। आइशर मोटर, कुछ सिलेक्टिव शेयर्स जिनसे इंडेक्स मैनेज हो सकता है उनको रोका जा रहा है। आइशर मोटर में एक अच्छी तेजी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी बैंक। उसके बाद हिंडाल्को, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा स्टील जैसे शेयर कमजोर थे। निफ्टी बैंक 43793, 43,800 की रेजिस्टेंस थी, 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार जा सकते हैं। ओपनिंग में
फंसा सकते हैं। आप सब लोग सोचे कि कर्नाटका के रिजल्ट खराब है इसलिए सुबह सुबह ठोक दे, हो सकता है सुबह सुबह बाजार एक बार हाई मारे और फिर वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। मंडे के लिए मैं ट्रेड बता रहा हूँ। और बाजार जो है यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट वाले लोग फंसे हुए हैं, अगर 15 मिनट अभी बाजार ऊपर खड़ा कर दिया गया तो शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे और वहाँ पर एक अच्छे रेट पे बड़े प्लेयर बहुत अच्छा महंगा माल बेच पाएंगे। जिन्होंने रियल में मंदी करनी भी है वो वहाँ पे मंदी करेंगे और वो अपनी तेजी की पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, और जिन लोगों ने मंदी कर रखी है उनको एग्जिट करने की कोशिश करवाएंगे। तो क्योंकि मंदी वाला फंसा हुआ है अभी, तो एक बार 200-400 पॉइंट और खींच के जो है मंदी वाले के सारे सौदे जो है मार्जिन कॉल की वजह से कटवाने की कोशिश जो है कर सकते हैं। और ऐसा आपको परसों भी देखने के लिए मिला। निफ्टी बैंक का अगर वीकली चार्ट देखें तो देखिएगा निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट, मैं निफ्टी में क्यों कह रहा हूँ 18,500 के पहले ही शायद सिमट जाए बाजार, ये यहाँ पर इसके वीकली चार्ट से देख रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अगर मैं पीछे 2012 से 13 तक के पीछे के चार्ट मैंने देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, उनके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है निफ्टी बैंक में टेक्निकली भी और मैं फंडामेंटली भी, मुझे पता है फंडामेंटली अहेड द फंडामेंटल्स हैं आज की डेट में निफ्टी बैंक स्टॉक्स, क्योंकि जो असेट्स क्वालिटी के जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस बने हुए थे कोविड टाइम पर वो भी यूटिलाइज हो रहे थे, वो अब खत्म हो गए इस क्वार्टर में, मोस्टली थोड़े बहुत बचे होंगे। तो अब यहाँ पर ये जो फॉल है ये हो सकता है कि यहाँ पे इस हफ्ते कंसोलिडेट कर ले बाजार, यहीं पे आसपास कहीं कैंडल बना ले थोड़ी ऊपर नीचे करके, और उसके बाद नेक्स्ट वीक की कैंडल्स यहाँ पर आ सकती हैं, यानी कि बाजार को 40,000 तक भी ला सकती हैं। 41,600 तक तो मुझे लग रहा है कि आ सकता है नेक्स्ट वीक में बाजार, और यहाँ पर भी। और फिर बाजार पूरा इस एम को मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस थी, बट फिर भी निफ्टी को तोड़ने के लिए ये 37,000 एक्सट्रीम केस में, बट मुझे लग रहा है कि 39,600 के आसपास तक बाजार आ सकते हैं अगर कोई ऊपर का राइज भी करना है तो। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, मैं आपको किसी को भी इस पर ट्रेड सलाह देने की नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए दे रहा हूँ। और जिन लोगों के पास अभी मान लीजिएगा मंदी की पोजीशन है वो यहाँ ये करेंगे कि जैसे ही बाजार 41,600 के आसपास जाएगा तो एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर एक ऊपर का जंप दोबारा से आपको मिलेगा और फिर शायद बाजार गिरे एक स्ट्रेट लाइन में, शायद ना भी गिरे तो बाजार एक अच्छा झटका देगा, मतलब 1 या 2 झटके इस वीक में नहीं अगले वीक में तक मुझे आने की उम्मीद है। और वहाँ पर जब वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसमें बाजार यहाँ पे 41,600 हो सकता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो शायद जून के एक्सपायरी में आपको देखने के लिए मिले। और क्योंकि जब पोजीशंस यहाँ से बदलेंगी तो वो पोजीशंस तकरीबन 1-1.25 महीने चलती है और फिर वहाँ से फिर पोजीशन शिफ्ट होती हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो अभी मंदी वाले लोग हैं उनको एक बार बाजार फंसाने की कोशिश कर रहा है, या तो बाजार फ्लैट खुल के तो देखिएगा कंसोलिडेट कर लेगा, ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर ऊपर खुला तो ऊपर देखिएगा शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, आधे घंटे लगे 1 घंटा लगे, उसके बाद शायद बाजार आ जाए। 15 मिनट में भी आ सकता है, 45 मिनट में भी आ सकता है। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम डेली चार्ट में देखें, देखिए ये वन वे रैली है, तो ये यहाँ पर जिस तरीके का मूड माहौल मंदी का बनाया गया था उसी तरीके से भी मूड माहौल तेजी का बना देंगे ये, और तेजी में मंदी का एहसास और मंदी में तेजी का एहसास ये होता है। ये मैं बात कर चुका हूँ बिटकॉइन पे, डॉलर इंडेक्स पे, कर्नाटका रिजल्ट पे। एचडीएफसी बैंक आज भी लीड कर रहा था, और एचडीएफसी बैंक का देखिएगा 19 रुपये का डिविडेंड है, 19 रुपये का डिविडेंड है बैंक का, और एचडीएफसी लिमिटेड का है 44 रुपये का, और ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड है 16 तारीख में, तो एक एडजस्टमेंट होनी है वहाँ पर भी। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी कल सेकंड हाफ में सेलिंग हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड है ना, टैक्स फ्री तो है नहीं, अब टैक्स वाला है। डिविडेंड के एंटीसिपेशन में शेयर तो चल जाता है, लेकिन 3-3:30 बजे के आसपास एचडीएफसी बैंक में सेलिंग हो सकती है, पहले भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी जो मर्जर होगा उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब तेजी में थे। एफआईज आज फिर खरीदार थे, क्योंकि एफआईज ने अपनी एफएनओ में पोजीशन तेजी की बना रखी है। ये जो लोग कहते हैं कि जी एफआईज दोबारा लौट गए, फंडामेंटली उनको माल मिला नहीं तो उनको माल महंगा खरीदना पड़ा, मुझे लगता है कि ये जो एफआईआईज को आप सोचते हैं ये इन्वेस्टर्स हैं भाई। एफआईआईज इन्वेस्टर के साथ साथ ट्रेडर भी, और मुझे ये लग रहा है कि पिछले 2 साल के जो डेटास को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एफआईआईज ट्रेडर ज़्यादा है, इन्वेस्टर कम है।
तो FIIs यहाँ पे ट्रेडिंग वाले जो है ज़्यादा पार्टिसिपेशन में है। ये जो बाइंग है ये ट्रेडिंग की बाइंग है। आप लोग सोच रहे कि ये इन्वेस्टमेंट की बाइंग है, मुझे लगता है, हो सकता है आप मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये ट्रेडिंग की बाइंग है। और DIs यहाँ पे देखिएगा सेलर हैं, और DIs अब एग्रेसिवली सेल करने आ सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो DIs की तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट बना लिया, क्योंकि आप कहते हैं कैश में खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा इंडेक्स में, तो 2 दिन में इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स हल्के हल्के बेच लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये इंडेक्स फ्यूचर्स पे भी थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दिए हैं, तो जब माल छोड़ेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग वहाँ पर भी कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में भी इन्होंने सेलिंग की है 255 करोड़ की, तो उसका भी इंडिकेशन है जब FIIs खुद इंडेक्स को बेच रहे हैं तो वो बड़े मूव की तैयारी नहीं कर रहे, वो भी खुद कंसोलिडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को। और स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ था नहीं खास, और ना स्टॉक ऑप्शंस में कुछ बड़ा वॉल्यूम था। पुट कॉल रेशियोज भी अगर बैंक निफ्टी की देखें तो 1.08 है, जो कि अब पुट राइटर को कॉन्फिडेंस दे रही है। और जब पुट राइटर को फंसाना होता है तो देखिएगा ऐसा ही होता है। और मैंने भी देखिएगा खुद पर्सनल लेवल पे भी कुछ पुट जो है हम थोड़ा सा ऊपर आके हमने शिफ्ट करी है, सेलिंग किया हमने तो बट हमने बहुत शॉर्ट पीरियड की किया, मतलब 18 तारीख की एक्सपायरी किया। अब हम लंबे समय की पुट नहीं बेच रहे हैं जो अभी तक हम बेच रहे थे। हम उसके बाद अब जो पुट बेच रहे हैं थोड़ा सा नज़दीक की बेच रहे हैं, कि अगर वो पुट हमारी फंसती हुई नज़र आएंगी तो जो है हम एक बहुत अच्छी पोजीशंस जो है पुट के अंदर, जो मंथली पुट के अंदर सेलिंग करके बना सकते हैं। आप कहेंगे सर अब आप तो तेज़ी कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा, तेज़ी मंदी करने में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, बजाय कि क्लियर कट मंदी या तेज़ी रहती है, लेकिन हम उसके सामने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से हम पुट भी बेच के रखते हैं, बट वो नेट टू नेट पोजीशंस की मैं बात करता हूँ आपको, मंदी या तेज़ी। ऐसा नहीं होता कि पूरे सारे तेज़ी के सौदे हैं सारे मंदी के, बट जो ज़्यादातर सौदे मंदी के हैं, तेज़ी के भी पोजीशंस रहती है। नेट टू नेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी की भी पुट कॉल रेशियो आ गई है 1.32, और जैसे ही ये 1.4 1.45 हो सकती है, सुबह बाजार खुलते साथ लोग फिर पुट बेचने शुरू कर दें, और फिर एक बार पुट राइटर्स को बाजार जो है मंथली एक्सपायरी पर एक बार जो है मुझे लग रहा है चांद तारे दिखाएगा। और क्योंकि बहुत एग्रेसिवली, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है, मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने से हमने जो भी पुट बेची हैं सब में प्रॉफिट लिया है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बेच लो, तो एग्रेसिवली बेचना शुरू कर दिया हुआ लोगों ने, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है, लोगों लगता पुट बेचने में बढ़िया पैसे बनते हैं। तो भाई जो खरीदने वाला वो भी तो कोई समझदार आदमी हो सकता है ना, कोई सारी ऐसा तो नहीं है ना जो खरीद रहा है वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, क्योंकि एक सेलर है एक बायर है। तो जो पुट में बाइंग करने वाला आदमी है उसको भी तो पता है ना, वो हर 8 हफ्ते पैसे दे चुका है, तो 1 हफ्ते तो वो भी बनाएगा ना, तो वो उसके पास भी शेयर्स हैं। तो जो पुट खरीद रहा है, बेशक से मैंने बेच रखी है, हो सकता है मेरी भी पुट फंस जाए, लेकिन पुट खरीदने वाला भाई पिछले 8 हफ्तों से 9 हफ्ते हो गए, जो पुट बेचनी है बेचो, सब में पैसे बन रहे थे बैंक निफ्टी में। हमने कुछ ऊपर की भी बेच दी, इंदा मनी भी बेच दी, उनमें भी पैसे बने, सब में बने। और जब बाजार मान लीजिए 41,000 था, 40,800 तब हमने 42 भी बेची, उसमें पैसे बने। तो कहने का मतलब ये है कि अब बेचने वाला ही पैसा बनाता रहेगा, खरीदने वाला बनेगा। पर खरीदने वाला एक ही बार बनाता है, 100 सुनार की 1 लुहार की। बीच में हालांकि एक बार बना चुका है, जो वो कोविड वाला, जो क्या नाम है, सॉरी, HDFC वाला जो एपिसोड हुआ था। बट बहुत लोग लालच में बेचते नहीं है कि भाई ठीक है खरीद रखिए, अब तो ये आज गिर गया 1000 पॉइंट, अब 1000 फिर कल गिरेगा। लेकिन बाजार थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है, तो वहाँ पर भी सरप्राइज करके बाजार अगले दिन ही ऊपर आ गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,300 देखिएगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में तो क्या होता है, दिन भर गिरता रहता है, 12:30 बजे रात के होते हैं ये चढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कही थी यही ट्रेंड है, बट कुल मिलाकर फ्लैट ही बंद हुआ है। ब्रेंट क्रूड 74, हालांकि वीकली बेसिस पर 400-500 पॉइंट की गिरावट है इसमें। ब्रेंट क्रूड $74 पे है। ऑप्शन चेन के डेटा में देखिएगा, अब आपको निफ्टी पर आई है, निफ्टी पर ऑप्शन चेन है 18,000 पे, पुट राइटर्स 43,000, बहुत तेजी थी 18,300 पे। लेकिन कॉल राइटर भी खड़ा है, कॉल राइटर थोड़ा सा डर गया अभी, लेकिन पुट राइटर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, पुट राइटर बेचने लग रहा है, क्योंकि कॉल राइटर को लगता है यार कहीं फंस ना जाऊंगा, क्योंकि कॉल बेचने वाला परेशान हो रखा है, जो कॉल बेच रहा है उसी के लॉस हो रहा है। तो कॉल राइटर बैकफुट पे है, पुट राइटर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो पुट राइटर का ओवर कॉन्फिडेंस है वो इस हफ्ते तो शायद झेल जाए, लेकिन अगले हफ्ते शायद पुट राइटर्स से अच्छे पुट लिखा के फिर बाजार में एक अच्छा खासा जो है ट्रैप पुट राइटर्स का आ सकता है।
43,800। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिएगा ये एक अहम लेवल है। कॉल राइटर नहीं है यहाँ पे, कॉल राइटर 44 पे है, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन था ऐसा लग रहा था कि शायद 44,000 उसी दिन हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आज की इस चर्चा में मैंने शायद जितने पहलू थे, फंडामेंटल, टेक्निकल और पॉलिटिकल, वो सब आपके साथ चर्चा करने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।